हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में उदारवादियों और उग्रवादियों में अंतर का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो तरह की विचारधाराएं थी। एक थी उदारवादी विचारधारा या नरमपंथी विचारधारा और दूसरी थी उग्रवादी विचारधारा या गर्मपंथी विचारधारा। आइए देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर था। सबसे पहले हम सामाजिक आधार पर अंतर देखेंगे। तो जो उदारवादी थे उनका जनाधार जमींदार और शहरी उच्च मध्यम वर्ग के लोगों में था। उग्रवादी या गर्मपंथी जो विचारधारा के लोग थे उनका सामाजिक आधार शहरी शिक्षित और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों में था। दूसरा अंतर देखते हैं। उदारवादी या नरमपंथी जो विचारधारा के लोग थे उनका सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत पाश्चात्य उदार विचार यूरोप का इतिहास था। वे पश्चिमी देशों के उदार विचारों से और यूरोप के इतिहास से प्रेरित थे। उग्रवादी या गर्मपंथी विचारधारा के लोगों का सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और परंपरागत हिंदू मूल्य थे। वे भारतीय इतिहास, भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारत के जो परंपरागत यानी कि परंपरा से चले आ रहे हिंदू मूल्य थे वो प्रेरणा के स्रोत थे। तीसरा अंतर देखते हैं। उदारवादी या नरमपंथी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे कि लोगों का ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था। आइए चौथा अंतर देखते हैं। उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा के लोगों का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के लिए। उग्रवादियों का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण होगा और ये जो थे ये ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे। पांचवा अंतर है। ब्रिटिश ताज के प्रति उदारवादियों में पूर्ण निष्ठा थी। जो ब्रिटिश ताज था, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके प्रति उदारवादियों में पूर्ण विश्वास था। उसके प्रति उदारवादियों का पूरा विश्वास था। आदि विचारधारा के लोगों का ब्रिटिश ताज के प्रति कोई विश्वास नहीं था। ब्रिटिश ताज के प्रति उनमें कोई निष्ठा नहीं थी। छठवां अंतर देखते हैं। उदारपंथी आंदोलन को शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित रखना चाहते थे और आम जनता को आंदोलन से दूर रखना चाहते थे। जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो चाहते थे कि सिर्फ शिक्षित मध्यम वर्ग ही आंदोलन में भाग ले और आम जनता इस आंदोलन से दूर रहे, जबकि उग्रवादी विचारधारा के लोग आम जनता को भी आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनाना चाहते थे। उदारवादी विचारधारा के लोगों के उल्टा जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे ये चाहते थे कि आम जनता भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले। अगला अंतर देखते हैं। उदारवादी विचारधारा के लोग सरकारी सेवा में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने एवं संवैधानिक सुधारों की मांग किए, जबकि जो गर्म विचारधारा के लोग थे या उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वे स्वराज्य की मांग किए। वो सीधे सीधे स्वराज्य की मांग कर दिए, अपने भारत पर अपना अधिकार, अपना शासन की मांग कर दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। उदारवादी विचारधारा के लोग केवल संवैधानिक दायरे में रहकर लक्ष्य पाने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि संविधान के दायरे में रहकर, नियम कानून के अंतर्गत रहकर लक्ष्य को पाया जा सकता है, अपना जो
भारत को स्वतंत्र कराने का लक्ष्य है उसको पाया जा सकता है। जबकि उग्रवादी विचारधारा के लोग मानते थे कि अगर आवश्यक कि उग्रवादी विचारधारा के लोगों का मानना था कि आवश्यक होने पर असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग किया जाए। वो आवश्यक होने पर असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग करने में विश्वास रखते थे। आइए अंतिम अंतर देखते हैं। उदारवादी विचारधारा के लोग पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब पश्चिमी देशों की जो सब शिक्षा थी और सभ्यता थी उसके समर्थक थे। जबकि उग्रवादी विचारधारा के लोग भारतीय शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे। अब हम बंग भंग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बंग भंग आंदोलन का मतलब जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसके विरोध में जो आंदोलन चला उसी को बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। बंग का मतलब बंगाल से है और भंग का मतलब बंगाल के विभाजन से है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कब की गई? दिसंबर 1903 ईस्वी में। दिसंबर 1903 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की गई। विभाजन के लिए सरकार का तर्क क्या था? सरकार जब विभाजन करने की घोषणा की तो तर्क क्या थे विभाजन के पीछे? उसका तर्क था कि विशाल आबादी के कारण प्रशासन का संचालन कठिन हो गया है। दो भागों में विभाजन से प्रशासन का संचालन आसान हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार का तर्क था विभाजन के पीछे कि बंगाल की आबादी बहुत विशाल है और इसके कारण प्रशासन का संचालन कठिन हो गया है। और अगर दो भागों में विभाजन हो जाएगा तो प्रशासन का संचालन आसान हो जाएगा। विभाजन के लिए सरकार की मुख्य मंशा क्या थी? तो विभाजन के लिए सरकार की मुख्य मंशा थी बंगाल को दुर्बल करने की। सरकार बंगाल का विभाजन करके बंगाल को दुर्बल करना चाहती थी, कमज़ोर करना चाहती थी, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र था। तत्कालीन समय में पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां सबसे अधिक सशक्त पश्चिम बंगाल में ही थी। सबसे अधिक सशक्त और सबसे अधिक मजबूत बंगाल में थी। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम तथा सभी धर्मों के लोग, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम तथा सभी भाषा बोलने वाले सभी धर्मों के लोग मिल करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे थे, जिससे अंग्रेज डरे हुए थे, जिससे अंग्रेज डर गए थे और वे बंगाल का विभाजन करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को दुर्बल करना चाहते थे, कमज़ोर करना चाहते थे। अब हम लोग बंगाल के विभाजन का आधार क्या था इसको देखते हैं। तो बंगाल के विभाजन का आधार भाषा और धर्म था। भाषा और धर्म के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। भाषा के आधार पर क्या हुआ? भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन करने से बंगाली भाषा बोलने वाले बंगाली ही बंगाल में अल्पसंख्यक हो गए। बंगाल के जो मूल निवासी थे वो बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलने वाले थे। लेकिन जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में भाषा के आधार पर, तो बंगाली भाषी लोग ही बंगाल में अल्पसंख्यक हो गए और हिंदी तथा उड़िया बोलने वाले बहुसंख्यक हो गए। धर्म के आधार पर जब बंगाल को बांटा गया पूर्वी बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में, तब क्या हुआ? पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हो गए और मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए।
मतलब कि एक भाग में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी हो गई और दूसरे भाग में हिंदू जनता अधिक हो गई और मुस्लिम समाज की जनसंख्या कम हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था। विभाजनकर्ता को देखेंगे तो बंगाल का विभाजन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। उसका पूरा नाम था जॉर्ज नैथेलियन कर्जन। इसका कार्यकाल जो था 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इस व्यक्ति ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति के तहत ही बंगाल के विभाजन की योजना बनाई थी। ये हिंदू और मुस्लिम को आपस में धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर लड़ाना चाहते थे और इसीलिए बंगाल विभाजन की योजना लेकर के आए थे। अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल विभाजन का उदारवादियों द्वारा किस प्रकार विरोध किया गया। उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में उदारवादियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उनमें भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और उनमें भी सबसे प्रमुख भूमिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय आदि की थी। इन्होंने क्या किया, कैसे विरोध किया? तो इन्होंने प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए तथा हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। उदारवादियों ने भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से ऐसा जनमत तैयार करने का प्रयास किया जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने के लिए अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल सके। इन्होंने भारत और इंग्लैंड में शिक्षित भारतीय लोगों के द्वारा ऐसा जनमत तैयार करने का प्रयास किया जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने के लिए अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल सके। भारतीयों के विरोध के बावजूद सरकार ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। भारतीय अपना विरोध करते रहे, अपनी कोशिशें करते रहे कि बंगाल विभाजन वापस हो जाए, लेकिन इसका ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। संपूर्ण बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई उदारवादियों के द्वारा और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित विशाल प्रदर्शन में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया और उसमें स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को और इस दिन को भारत के जो क्रांतिकारी थे या आंदोलनकारी थे उन्होंने शोक दिवस के रूप में मनाया। अब हम लोग उग्रवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध पढ़ेंगे। उग्रवादियों ने बंगाल विभाजन का विरोध कैसे किया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। 1905 के बाद बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1905 के बाद बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, उसमें उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया, उनकी चलती हो गई। अब इसके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि उदारवादियों के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला और उदारवादियों के संवैधानिक रूप से
उग्रवादी असहमत थे। उदारवादी जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाते थे, उससे उग्रवादी विचारधारा के लोग सहमत नहीं थे। तीसरा कारण था आंदोलन का दमन। विद्यार्थियों को प्रताड़ित करना, वंदे मातरम गाने पर रोक लगाना, सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाना, स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को दंड और जेल की सज़ा आदि देना, ये सब कारण थे जिनकी वजह से उग्र विचारधारा वाले नेताओं का स्वदेशी आंदोलन में प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया। उन्होंने स्वराज्य की मांग की, उनका लक्ष्य अब स्वराज्य की प्राप्ति हो गया। पूरे बंगाल में तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने अनेक सभाओं को संबोधित किया, जिनमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और इन निर्णयों को व्यवहारिक रूप देने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम शुरू किए गए। पूरे बंगाल में तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने कई सभाओं को संबोधित किया और उन सभाओं में इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया और इन निर्णयों को व्यवहारिक रूप देने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम शुरू किए गए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।